तेरी नजरों में है तेरे सपनों में नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धुन। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एके फिलॉसफी में आप सभी का स्वागत है। आई एम अनिक सर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक कोड दूंगा जो लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो कोट है, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आप किसी महान काम को नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोटे छोटे काम को ही करिए, लेकिन उसे महान तरीके से करिए, एक अच्छे तरीके से करिए, इन अ ग्रेट वे, एक अच्छे तरीके से करिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो 8 घंटे आप डायरेक्टली न पढ़ने की कोशिश करिए, तो पढ़ने की कोशिश करिए तो विफल हो जाएंगे, वो सभी जानते हैं। तो इसको स्लाइस मोड में पढ़िए, स्लाइस काट काट के, मतलब टुकड़े टुकड़े रूप में करिएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना, आप एक बहुत ब्रॉड चीज़ आप कर पाएंगे और उसको एक अच्छे वे में करने की कोशिश करिए तो आपको फ़ायदा होगा। तो हम जीएसटी शुरू करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ना चीज़ों को समझने की कोशिश करना और थोड़ा बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो में जब बने रहोगे तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो आप लोगों को लगता है कि थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है तो इसको थोड़ा 1.25 में आप स्पीड कर सकते हैं। मैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2016 में इसको बिल पारित किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी, जिसमें कि बीजेपी सबसे मुख्य पार्टी है। तो जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसके बाद बिल पारित हुआ लोकसभा में। देन आफ्टर 2017 में भी ये पारित करवाया गया सारे स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। देन आफ्टर ये एक बिल जो है वो एक्ट बन गया था। 1 जुलाई 2017 में ये एक्ट बनकर आया था। तो इतना हम समझें। देन आफ्टर हम थोड़ा ये समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। देखो, जीएसटी जो होता है ना, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल दोनों इसको इम्पोज करती है, जिसको हम अभी देखेंगे। ओके, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह से लिए जाते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, समझ रहे हैं आप? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। मैं अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और ये भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। और इसका मकसद क्या था? देखो, मकसद समझना जरूरी है। इसका मकसद ये था कि जितने अभी तक बहुत प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, बहुत प्रकार के टैक्स, जैसा कि आपको दुकान से कुछ चीज़ परचेज करना है, तो जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसके पीछे कई प्रकार के टैक्स लगे हुए होते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट टैक्स हो गया, जैसे कि कंपनी में जो टैक्स लगता है वो अलग टैक्स हो गया, और जो आपके रिटेलर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, ये सारे टैक्स मिलाकर आपको पहले देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी। तो उस जो मल्टीपल कास्टिंग टैक्स था, मल्टीपल कास्केडिंग टैक्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कास्केडिंग टैक्स का मतलब ये होता है कि आप जो विभिन्न प्रकार के टैक्स स्लैब्स जो बने हुए थे, टैक्स का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उन सारी चीज़ों को रिड्यूस करके, उन सारी चीज़ों को काट कर सिर्फ एक टैक्स लाया गया, और वो जीएसटी। तो हमने मल्टीपल कास्केडिंग टैक्स को ख़त्म किया और किसको इंट्रोड्यूस करवाया? जीएसटी को लाए। अब थोड़ा हम जीएसटी के हिस्ट्री को समझते हैं। अब जीएसटी की हिस्ट्री क्या है? देखो, कोई भी चीज़ आता है तो उसके पीछे रीज़न होता है। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में यही चीज़ बताया कि कोई भी चीज़ आता है तो उसके पीछे रीज़न होता है। रीज़न क्या था? तो हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो पूरे विश्व में सबसे पहले टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, वो था आपका फ्रांस। ठीक, तो ये जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से उठाया गया? फ्रांस से उठाया गया। देखिए, इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में इस प्रकार की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मैं आपको पहले फैक्ट चीज़ें बताऊंगा, देन आफ्टर मैं आपको कुछ कहानियाँ इसके प्रति बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या बनी है। देन आफ्टर हम बात कर रहे थे हिस्ट्री में।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस से लिया गया है। अब देखो थोड़ा समझते हैं कि हमारे भारत देश में जीएसटी की क्या हिस्ट्री रही है। तो इसकी हिस्ट्री जो विश्वनाथ जी थे, विश्वनाथ 1986 में विश्वनाथ जी के द्वारा एक मोडवैट MODVAT, मोडवैट का मतलब है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, इसके नाम पर आया। फिलहाल ये जीएसटी तो उस वक्त नहीं था, लेकिन इसी प्रकार का कुछ था कॉन्सेप्ट, उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्योंकि होता ये है कि ना कि जैसा कि गवर्नमेंट है, जिसकी गवर्नमेंट है, मान लो उसी गवर्नमेंट की पूरी एक पावरफुल पार्लियामेंट में जो मंत्रियों की संख्या होती है, मिनिस्टर्स की संख्या, मान लो उसमें पावरफुल उसकी मेजॉरिटी नहीं है, तो वहाँ पर वो बिल पारित नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो उस प्रकार 1886 में विश्वनाथ जी ने लाया मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। देन आफ्टर ये इम्प्लीमेंट उस वक्त नहीं हो पाया था। देन आफ्टर इन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सर जो प्रधानमंत्री थे, फिलहाल दोनों प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जीएसटी को भारत देश में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की। और इसमें जो ये जीएसटी को लाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जो प्रस्ताव रखा गया था, वो 3 फार्मर आरबीआई गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। कि मतलब आरबीआई गवर्नमेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट को एक सलाह दी, एडवाइजरी दी जीएसटी का। और जीएसटी के एडवाइजरी देने के साथ साथ इसमें यह भी चीज़ बताया गया कि किस प्रकार से हम जीएसटी को लागू कर सकते हैं अपने इस ब्रॉड कंट्री में। तो ये 3 फार्मर आरबीआई गवर्नमेंट थे। अब ये 3 फार्मर आरबीआई गवर्नमेंट कौन कौन थे उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले थे आपके आरबीआई गवर्नर, इसमें श्रीरंगराज थे, बिमल जलान थे और आईजी पटेल। तो ये 3 गवर्नर जो थे आरबीआई के, इन्होंने जीएसटी का एक फार्मूला रखा। देन आफ्टर अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जीएसटी का फॉर्मेशन कहाँ से रखा गया है, इसका हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। अब थोड़ा हम जीएसटी को समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तेरी नजरों में है तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखे। मैं आप लोगों को ये पहले बता दूं कि जीएसटी से पहले क्या था। हमारे भारत की जो एक टैक्सेशन की जो एक सिस्टम था, वो किस प्रकार से काम करता था। तो पहले था एक डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जीएसटी से पहले हमारे भारत देश की जो एक टैक्सेशन सिस्टम था, वो किस प्रकार से वर्क करता था। पहले था एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो जो डायरेक्ट टैक्स में था उसमें जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था आपका, सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया। अभी इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स को आप लोगों को समझते ही होंगे। जैसे कि आप सर्विस कोई कर रहे हैं तो आप इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, इनकम मतलब पैसे जनरेट कर रहे होते हैं। देन आफ्टर उसमें जो सरकार टैक्स लगाती है वो होता है इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स पहले थी। वेल्थ टैक्स क्या है कि आप ओवरऑल कितना पैसे अर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपका टैक्स लगता था। देन आफ्टर एक कॉर्पोरेट टैक्स था। कॉर्पोरेट टैक्स आज भी लगते हैं फिलहाल। कॉर्पोरेट टैक्स के क्या होते हैं, जैसे कि आपकी कंपनीज़ होती हैं, आप कंपनी कोई खोल लें तो उसमें जो सरकार टैक्स लेती है, जिस प्रकार से टैक्स स्लैब तैयार करता है, तो वो एक कॉर्पोरेट टैक्स में आता है। देन आफ्टर आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसी के अंदर फिलहाल जीएसटी रखा गया है। अभी जब आपको जैसे कि ये 2 हैं, 2 टैक्स पहले भी लगते थे, जैसे कि सेंट्रल टैक्स लगता है और स्टेट टैक्स लगता है। अब क्या है ना कि जो सेंट्रल टैक्स में लगता था और स्टेट टैक्स लगता था, इन दोनों को ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था कि सारी चीज़ें एकदम उसी में कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक विविधता आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो विविधता हो गई थी, उसमें कठिनाई आ रही थी। तो क्या होता है, जैसे कि इसको आपको समझाता हूँ मैं कि जैसे कि आपको एक कुछ खरीदना है, जैसे आपको कुछ खरीदना है, इतना देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा। जैसे आपको कुछ खरीदना है किसी दुकानदार से, तो उस दुकानदार से ख़रीदने के लिए आप जाएंगे, सिंपल सी बात है, बिस्किट खरीद लेंगे। लेकिन उस बिस्किट के पीछे पहले क्या क्या चलता था, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
उस बिस्किट के, एक बिस्किट के पीछे कितनी चीज़ें चलती थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप लोगों को बिस्किट ख़रीदना है तो बिस्किट के लिए क्या होता है, आप पहले क्या होता था कि आप सिर्फ बिस्किट नहीं ख़रीद रहे होते हैं, आप एक बहुत बड़ा एक टैक्स आपको दे रहे होते हैं फ़िलहाल। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, कंपनी एक रहती है, उसके एजेंट रहते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, देन आफ्टर आप आते हैं कस्टमर्स के तौर पर। तो कंपनी जैसे कि मान लो कुछ भी बनाई, जैसे बिस्किट उसने बनाई, उसने 10 रुपये की बिस्किट बनाया, अब एजेंट उसमें 5% ले लेगा, होलसेलर उसका 2% ले लेगा, रिटेलर मान लो उसी में का 5% समथिंग 3% हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के बारे में। ओके, इसको सिर्फ हमें समझना है कि किस प्रकार से पहले गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। जैसे कि सेंट्रल टैक्स में क्या था, सेंट्रल टैक्स में पहले कस्टम का टैक्स लेते थे, सर्विस टैक्स लेते थे, और आपके जैसे कि हो गया एक्साइज टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स है ना, जो वस्तुओं पर लगता है, और आपका जैसा कि सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, जो बेचने पर टैक्स लेते थे। तो इसमें थोड़ा समझते हैं कि जैसे पहला लिख दिए हैं हम लोगों ने कस्टम टैक्स। तो कस्टम टैक्स क्या होता है? कस्टम टैक्स का मतलब ये होता है कि जो एक कस्टम्स जो कस्टम्स होते हैं, जैसे कि वस्तुएं हो गई, उस पर जो टैक्स लगाना, और फिर हो गया सर्विस, जो सर्विसेज सेवाओं पर जो कर लगती थी, और एक हो गया एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स क्या होता है? एक्साइज टैक्स का मतलब ये कि जो चीज़ प्रोडक्शन पर टैक्स लगता था, जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस पर जो टैक्स लगता था। देन आफ्टर हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स, बेचने पर जैसा सेल्स वगैरह होती हैं तो उस पर जो टैक्स लगता था। अब स्टेट टैक्स में आ जाते हैं। स्टेट टैक्स में क्या था? जैसे लग्जरी टैक्स हो गया। लग्जरी टैक्स का मतलब क्या? लग्जरी टैक्स जैसे कि आपका लग्जरियस कार खरीद रहे हैं, लग्जरियस आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उस पर स्टेट टैक्स लगाती थी। देन आफ्टर वैट हो गया, VAT। वैट थोड़ा भी समझते हैं हम, वैट क्या होता है। ये वैट टैक्स भी लगता था पहले। ओके, वैट क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स ये पहले लगता था। वैल्यू एडेड टैक्स, इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, इसको अभी हम समझेंगे ये क्या होता है। और एक होता था एंट्री टैक्स, एक होता था टैक्स ऑन लॉटरी, जैसे कि लॉटरी वगैरह आप लोगों ने पा गया तो उसमें भी टैक्स लगता था। देन आफ्टर आपका टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में जो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आप करवा रहे हैं तो उसमें जो टैक्स लगता था। तो इस प्रकार के सारे टैक्स थे, मतलब बहुत प्रकार के टैक्स थे, जिसे हटाकर पूरा इन्वेट करके, पूरा इसको क्रॉस करके हमने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट रखा? GST का। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं GST को समझते हैं कि GST किस प्रकार से क्या काम करता है। ओके, अब GST को इम्प्लीमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 को ये एक प्रकार का एक्ट बन गया था। ओके, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा कि GST क्या होता है। अब GST का कॉन्सेप्ट देखो, GST हमारे यहाँ ना 2 प्रकार से होती है, इसको हम डुअल GST बोलते हैं। थोड़ा इसको जान लेते हैं, ये होता है डुअल GST। ओके, हमारे भारत देश में जो GST को लिया जाता है वो डुअल GST होता है, जिसमें स्टेट GST, सेंट्रल GST और एक इंटीग्रेटेड GST होता है। अभी उसको समझते हैं हम। ठीक, अब GST हम कितने प्रकार से लेते हैं? GST को लिया जाता है 3 प्रकार से। ओके, 1 2 3 तो एक होता है सेंट्रल GST, जिसको बोलते हैं CGST। एक होता है SGST, स्टेट GST, और एक होता है इंटीग्रेटेड IGST। ठीक, इसको जैसे लिखते हैं हम सेंट्रल GST, ये होता है स्टेट GST, और एक होता है इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST। ओके, 3 प्रकार के GST हो गए। अब हम ये समझते हैं कि इस प्रकार के GST को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करती है। सिंपल है, जिसको सेंट्रल इम्प्लीमेंट करवाती है सेंट्रल GST, स्टेट और इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड क्या होता है? जैसे कि यूनियन टेरिटरी में लगते हैं जिस प्रकार के GST, तो वो आते हैं आपके इंटीग्रेटेड। यूनियन टेरिटरी मतलब जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, जैसे कि आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट हो गए, तो इसमें लगते हैं इंटीग्रेटेड GST। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
आगे इस प्रकार बढ़ते हैं कि मेथड ऑफ टैक्सेशन। ओके, देखो थोड़ा कुछ चीज़ें किस प्रकार से मतलब टैक्सेशन लगता है, हमारे भारत देश में किस प्रकार का टैक्स लागू किया जाता है। तो देखो ये इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 तरह से टैक्स लिए जाते हैं। एक हो गया आपको प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और एक हो गया आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन, और एक हो गया आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ओके, अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, रिग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। एक चीज़ जान लो कि जो हमारे भारत देश में है जो टैक्स सिस्टम है वो ये है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन का भी इस्तेमाल कभी कभी कर लिया जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्सेशन ये सिर्फ एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि हाई रेट पर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं और हाई रेट पर आपको टैक्स लगेगा। मतलब आप जितना ज़्यादा कमाएंगे, जितना आपके पास पैसे होंगे, उस प्रकार से आपको टैक्स लगेंगे। या तो जितना बड़ा प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे उस प्रकार से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड किस प्रकार से होता है कि उसका रेट तो बहुत कम होगा लेकिन उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा। उसका प्रोडक्शन तो एक हिसाब से समझो कि उसकी मेजर क्वांटिटी उसकी तो बहुत कम होगी लेकिन उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाएगा। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ तंबाकू का। तंबाकू, सिगरेट, एल्कोहल्स, इस प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं, इसमें रिग्रेसिव टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि आप वस्तु तो बहुत छोटी चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे सिगरेट खरीद रहे हैं, लेकिन आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये इस प्रकार के रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। कभी कभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि सबको एक प्रकार से टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दीन हो, दुखिया हो, कोई भी हो, उसको हर प्रकार से उसको सेम वही टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ हमने समझा। अब आप लोगों को जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारे भारत देश में क्या लगता है, प्रोग्रेसिव, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप जितना कमाएंगे उस हिसाब से आप टैक्स देंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा नोट डाउन करते जाइएगा, जो बताता जाऊँ उसको बस समझते जाइएगा, सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ओके, तो मैं आप लोगों को थोड़ा टैक्स के रिजीम बता देता हूँ कि किस प्रकार से टैक्स किस प्रोडक्ट में कितना टैक्स लगता है। ओके, तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से टैक्स चार्ज हैं, किस प्रकार किसमें टैक्स लगते हैं। तो एक चीज़ जान लो कि हमारे भारत देश में 5 प्रकार के स्लैब बनाए गए हैं, 5 प्रकार से टैक्स लिए जाते हैं। एक है 0%, अच्छा 0% और जिसमें टैक्स नहीं लगते हैं, 0%, देन आफ्टर 5%, देन आफ्टर आपके 12%, देन आफ्टर आपके 18% आ रहा है ना, देन आफ्टर आपके 28%। ओके, ये हुआ। अभी हम बात करते हैं किस में 0% टैक्स लगता है, किस में 5%, किस में 12%, किस में 18% और किस में 28%। देखो ये चीज़ मैं लिख दिया हूँ, बताऊँगा, बोलूँगा तो उसको आप सुनिए, ठीक। तो जैसे 0% में जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को बताऊँगा। 0% में जैसे कि आपका पोल्ट्री हो गया, कैटल फीड मतलब जो पशुओं को चारा खिलाते हैं वो वाला, फ्रेश मिल्क, फ्रूट्स में फ्रेश फ्रूट्स, आपका जो सॉल्ट हो गया, ह्यूमन ब्लड में, ओके ये ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, कंडोम्स में, और आपका हो गया प्रिंटेड बुक्स में। ओके, अब आपका 5% का थोड़ा देख लेते हैं, जैसे फ्रोज़न वेजिटेबल्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गई, और आपका केन शुगर हो गया, गुड़, कोकोआ बीन्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कोल हो गया, एलपीजी हो गया और स्टील हो गया।
देन आपका 12% में जैसे मीट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया, बाइसिकल हो गया, एलईडी जो बल्ब का इस्तेमाल करते हैं उसमें 12% लगता है। अब 18% में जैसा आपका हो गया सोप हो गया, साबुन इस्तेमाल जो करते हैं, प्रोटीन जो वे प्रोटीन वगैरह भी खाते हैं आप वो हो गया, प्लास्टिक्स जितने भी प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट होते हैं उसमें 18% का लगता है जीएसटी। और इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि 28% में कौन कौन से लगते हैं, जैसे आपके पान मसाला, जो गुटखा पान मसाला सारी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स जो चॉकलेट्स के आदी होते हैं वो खाते हैं, ओके, तो उसमें 28% लगता है। परफ्यूम्स हो गया, जो परफ्यूम्स का फॉग वगैरह आता है उसमें 28% का टैक्स है रखा गया है जीएसटी में। देन आफ्टर जैसे कि आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आपका 28%, टूथपेस्ट जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं कोलगेट्स वगैरह उसमें भी 28% का टैक्स लगता है जीएसटी के द्वारा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पहले देखो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। लिख इसलिए देता हूँ क्योंकि कई सारी चीज़ें फॉरगेट हो जाती हैं, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में रखना ज़रूरी होता है, ओके। तो मैं और कई सारी चीज़ें बता सकता हूँ अगर आप लोग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब एक चीज़ ये समझना है कि इसमें 3 प्रोडक्ट ऐसे रखे गए हैं, 3 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम जीएसटी से बाहर रखते हैं। जीएसटी से बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें गवर्नमेंट अच्छे से पैसा कमा सके। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये सारी चीज़ों पर बहुत परिचर्चा हो रही होती है कि जैसे पेट्रोल वगैरह में टैक्स का प्रावधान कर दिया जाए, जीएसटी टैक्स का प्रावधान कर दिया जाए, उसको जीएसटी में रख दिया जाए। अब जीएसटी में रखने का क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, फिलहाल वो सारी चीज़ें निर्मला सीतारमण जी ने एक बार बताया था, फिलहाल उसको आप अभी ना समझिए, बस ये समझ लेते हैं कि क्यों पेट्रोल वगैरह को इसमें नहीं रखा जा सकता है। जीएसटी में पेट्रोल वगैरह को इसलिए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि पेट्रोल वगैरह को रख दिया जाएगा ना, देखो ये ना सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल में निर्धारित करते हैं। पेट्रोल्स हो गए और कई सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया और आपका पेट्रोलियम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको जीएसटी में ना रखने के पीछे यही रीज़न है कि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल से फ्लैक्चुएट होती है, इंटरनेशनल लेवल से सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। जब ये इंटरनेशनल लेवल से निर्धारित होती हैं तो इसे यहाँ आकर निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि सरकार को कमाना होता है, इसी में पैसे पैसे सरकार को कमाना पड़ता है, इसी से पैसे कमा भी पाती है वो, तो इसलिए इसको जीएसटी से हटाया गया है। जैसा कि 3 प्रोडक्ट हैं, मैं उन 3 प्रोडक्टों का नाम लिखता हूँ, आप इसको इरेज करिए। जैसा आपका हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बताया पेट्रोलियम से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हटा दिया गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देन आफ्टर एल्कोहल ऑफ कोर्स, एल्कोहल तो रख ही नहीं सकते हैं, एंड एल्कोहल। देन आफ्टर जो आपका टोबैको से संबंधित होता है, टोबैको प्रोडक्ट, ठीक। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया और आपके अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल से संबंधित, और आपका टंबाकू, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है ना, टंबाकू प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिग्रेसिव एक टैक्सेशन जो सिस्टम होता है ताकि वो इसमें लागू कर सके, रिग्रेसिव जो टैक्सेशन सिस्टम होता है इसमें लागू कर सके। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लागू किया गया है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला और कई लोगों का भी यही मानना है कि ये इंटरनेशनल लेवल में इसका उत्पादन किया जाता है क्योंकि इसको हम जीएसटी से बाहर रखते हैं, ओके। तो थोड़ा सा हम और एक चीज़ देख लेते हैं कि जो जीएसटी जो सर्विस टैक्स पर लगते हैं, सर्विस जैसा कि आप सर्विस लेते हैं ना, रेल ट्रांसपोर्ट ये सारी चीज़ों पर, तो इसमें कितने % का जीएसटी लगता है, तो इसमें जीएसटी लगता है आपका 5% का। तो 5% के स्लैब में जो मैं आपको 5% का स्लैब बताया था, इस स्लैब को थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने % इसमें लगते हैं, वो किस में लगता है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब ये कि जैसे कि आपका
कुछ भी चीज़ ट्रांसपोर्ट आप करवा रहे हैं, गुड्स का, सामान का आप कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो उसमें 5% का लगेगा, जैसे कि बाय द रेल, बाय द एयर बस, बाय द एनी थिंग्स जस्ट लाइक यू आर टेकिंग। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, जैसे कि आप एयर बस के द्वारा जाते हैं, या तो फिर बस के द्वारा जाते हैं, या फिर रेल के द्वारा जाते हैं, बाय द रोड, बाय द रेल और बाय द हवाई जहाज। देन आफ्टर आप टूर ऑपरेटर, जैसे टूर ऑपरेटर हो गया, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो जो टूर ऑपरेटर होता है उसमें भी 5% का लगता है। प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह है, उसमें भी 5% का ही जीएसटी लगता है। तो इस प्रकार से जीएसटी को रेक्टिफाई किया गया है, जीएसटी को इस प्रकार से इवेलुएट किया गया है बाय। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ें ना समझ सकते हैं जीएसटी में।